एक डाउटनट पर। तो जो बात कर रहे हैं यहाँ पर वंशागति का आणविक आधार, जिसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था क्या, अनुवादन, या हम अनुवादन ना बोलकर क्या बोलेंगे, स्थानांतरण, है ना, या रूपांतरण। तो बेटा जी उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि स्थानांतरण रूपांतरण जो है इसके 3 चरण थे। अभी एक बार वापस से बता दूंगा कौन से हैं। इसे आज करेंगे कंप्लीट, है ना, और लास्ट में आएगा क्विज इस टॉपिक से संबंधित। तो सोच समझ कर करिएगा बच्चों। चलें आगे। आइए बेटा जी, हम बात कर रहे थे किसकी, स्थानांतरण या रूपांतरण, जिसको बेटा जी हमने बोला था ट्रांसलेशन। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इसके 3 चरण हैं। सबसे पहला चरण क्या था, अगर आपको याद आ रहा हो, सबसे पहले हमने क्या किया था, अमीनो अम्ल का सक्रियण। तो सबसे पहले अमीनो अम्ल का क्या किया था, सक्रियण। फिर अमीनो अम्ल जब सक्रिय हो गया था तो अमीनो अम्ल के साथ में हमने किसको जोड़ा था, एंजाइम। कौन सा था, अमीनो एसाइल सिंथेटेज। लेकिन साथ साथ एटीपी खर्च करके बनी थी एएमपी, वो भी मिल गई थी। तो 3 चीजें मिलकर क्या बना था, एक जटिल बना था, याद आ रहा होगा। फिर ये जटिल गया किसके पास, टीआरएनए के पास, याद आ रहा है। टीआरएनए के पास जब ये जाता है तो उसके डीएचयू लूप पर पहुंचता है। डीएचयू लूप पर जब ये पहुंचता है तो वहां पर निरीक्षण किया जाता है क्या, कि एंटीकोडोन के हिसाब से, प्रतिकूट के हिसाब से अमीनो अम्ल आया है या नहीं है। फिर ये जब निरीक्षण हो जाता है, अगर उसके हिसाब से आया है तो फिर वो एंजाइम उस एएमपी में से एक फॉस्फेट और अलग कर देता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा का उपयोग करके उसको 3 डैश सिरे पर, कौन से 3 प्राइम सिरे पर, किसके, टीआरएनए पर जोड़ देता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, टीआरएनए का आवेशीकरण। ये हमने देख लिया था, ये दोनों हमने पढ़ लिए थे। अब इसके बाद आखिरी तीसरा जो चरण था बच्चों, वो था हमारा अनुवादन। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अनुवादन के बारे में। तो गौर से सुनना, A to Z चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने लायक चीजें हैं। आइए समझते हैं किसको, अनुवादन को। लेकिन उससे पहले एक बार वापस से दिखा देता हूं। ये मैंने पहले पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, एक बार वापस से दिखा रहा हूं। देखो, आराम से देखो, तसल्ली से देखो, मौज लो एक बार। ठीक है, ये टीआरएनए है, ये एमआरएनए है, राइबोसोम के पीछे बड़ी इकाई है, छोटी इकाई है, ये गोल गोल अमीनो अम्ल है। खिसका, कोई चीज खिसक रही है, फिर टीआरएनए आ रहा है अमीनो अम्ल को लेकर, फिर अमीनो अम्ल जुड़ रहे हैं, फिर खिसका निकल गया, फिर और आया, फिर और आया, आया करते 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 ऐसे अमीनो अम्ल जुड़ते जा रहे, क्या बनता जाएगा, प्रोटीन बनता जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अगर नहीं भी समझ में आया ना, एक हल्का सा आइडिया ले लीजिएगा इसमें। मैं इसको वापस से दोहराऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में, फिर देखिए क्या जबरदस्त तरीके से समझ में आता है। आइए ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, अनुवादन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कुल मिलाकर अनुवादन में करने क्या वाले हैं बेटा, हम अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करने वाले हैं। सिंपल, क्या बोला मैंने, अमीनो अम्ल को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, अब साहब ये प्रक्रिया कैसे होती है, तो बेटा जी ये प्रक्रिया भी 3 चरणों में होती है, 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहला होता है प्रारंभन। सबसे पहला होता है क्या, प्रारंभन। है प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनिशिएशन, इनिशिएशन, हिंदी में भी नाम बता दिया, इंग्लिश में भी नाम बता दिया। अब एक एक चरण पढ़ते हैं। आइए सबसे पहला पढ़ेंगे क्या, प्रारंभन। सबसे पहला प्रारंभन।
ध्यान से सुनिएगा क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को सुनना समझना देखिएगा। प्रारंभन में सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट। अब देखिए इस प्रारंभन चरण के भी छोटे छोटे चरण होंगे। प्रारंभन सबसे पहला चरण है, यानी सबसे स्टार्टिंग होगी। अब वो जो स्टार्टिंग जो होगी, प्रारंभ जो होगी प्रक्रिया किसकी, अनुवादन की, यानी प्रोटीन बनाने की, वो प्रारंभन भी छोटे छोटे चरणों में होगा। सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से देखिए। आप में से कितने बच्चों को याद है राइबोसोम? पूरा एक्सप्लेन किया था भैया इस चैप्टर में, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, जानबूझ के किया था। याद करिएगा, पूरा एक्सप्लेन किया। 11वीं कक्षा की चीज उठाकर आपको इस कक्षा में बताइए ताकि एक एक चीज समझ में आ जाए, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। याद आ रहा है? ये है राइबोसोम। मान लेते हैं यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बच्चा ऐसा छूटे जिसको चीज समझ में ना आए, तो चाहे लेक्चर लंबा हो जाए लेकिन कंसेप्ट एक एक क्लियर होना चाहिए। यूकैरियोटिक कोशिका का ये कौन है बेटा जी, आपका राइबोसोम है। और यूकैरियोटिक कोशिका में ये जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है, 80S होता है, ये आप जानते हैं। जिसकी 2 इकाई होती है, एक छोटी और एक बड़ी। छोटी कौन सी होती है बेटा जी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 40S। मत पूछिएगा क्योंकि ऑलरेडी बता चुका हूं। बड़ी जोन सी होती है, कौन सी होती है, 60S। यस सर, होती है। इसके अंदर होता है RRNA, अगर आपको याद आ रहा हो क्या था, RRNA। सर यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। बड़ी इकाई में 3 RRNA थे, छोटी इकाई में 1 RRNA था। कौन सा था, याद करिए जल्दी से, कौन सा था, 18S, 5S, 5.8S, 28S। पूरा A to Z चीज आपको समझाई है। गलती मत कर देना, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये सब कुछ समझाया है, चाहे 11th क्लास हो फिर भी, चाहे 12th क्लास हो, लेकिन फिर भी 11th क्लास की चीज समझाइए ताकि ये चीज आपके दिमाग में फिट हो जाए। समझ में आया, क्लियर है? तो ये हमने यूकैरियोटिक कोशिका का बेटा जी क्या ले लिया है, राइबोसोम ले लिया है। ठीक है, अब देखिए प्रारंभन में सबसे पहले क्या करते हैं, देखिएगा और सोच समझकर मुझे बताएं क्या दिखाई दे रहा है आपको। आप सीधा बोलेंगे सर प्रारंभन में स्टार्ट किया था आपने क्या, सर अनुवादन 3 चरणों में हो रहा है। सबसे पहला प्रारंभन, इनिशिएशन, जिसमें सबसे पहले क्या हुआ, इस चरण में सबसे पहले क्या हुआ, राइबोसोम की दोनों इकाइयों को अलग कर दिया गया। आया समझ में, राइबोसोम की दोनों इकाइयों को अलग कर दिया, छोटी अलग बड़ी अलग। अब आपका प्रश्न होगा सर कौन कर रहा है, पूछेंगे ना सर ये अलग किसने किया। तो बाबू याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, राइबोसोम की दोनों इकाई को अलग करने का कार्य, अलग करने का कार्य कुछ विशेष प्रोटीन करते हैं, कुछ विशेष प्रोटीन करते हैं, जिन्हें, ध्यान से सुनना, जिन्हें प्रारंभन कारक, इनिशिएशन फैक्टर, प्रारंभन कारक इनिशिएशन फैक्टर कहा जाता है। अब जिनको ये लाइनें समझ में आई है जरा सोच समझकर मुझे बताएं, मैंने क्या बोला कि भैया हमने राइबोसोम की दोनों इकाइयों को अलग कर दिया, एक छोटी है एक बड़ी है, दोनों अलग हो गई हैं। कौन कर रहा है, कुछ बहुत ही विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो ये कार्य करते हैं। अब ये मत पूछना वो प्रोटीन कौन होते हैं, क्यों, क्योंकि ये जब आप कॉलेजेस में जाते हैं, डिटेल अध्ययन करते हैं, तब आपको पता लगता है। अभी के लिए सिर्फ इतना सा, उन प्रोटीन्स को नाम दिया जाता है क्या, IF, उनको हम बोलते हैं IF। ठीक है, क्या नाम दिया है, IF, इनिशिएशन फैक्टर। तो वो बच्चे जिनके ये समझ में नहीं आया इनिशिएशन फैक्टर, अभी सिर्फ इतना सा सोचो, इनिशिएशन फैक्टर को हिंदी में क्या लिखा है, सर प्रारंभन कारक। कारक का मतलब कोई कार्य करेगा। कौन है ये कार्य करने वाला, एक प्रोटीन है। वो प्रोटीन
जो कुछ कारकों की तरह यानी कुछ कार्य करने वाले अणुओं की तरह कार्य करने वाले हैं, और वो क्या करने वाले हैं? प्रारंभ करने वाले। क्या प्रारंभ करने वाले हैं सर? अनुवादन प्रारंभ करने वाले हैं। कैसे प्रारंभन किया उन्होंने? सर उन प्रोटीन्स ने जिनको हमने IF बोला है, उन्होंने इन दोनों राइबोसोम की इकाइयों को अलग कर दिया है। तो भैया अलग करने का कार्य कौन कर रहे थे? IF। इतना तो दे भी नहीं रखा है हमारी बुक में जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि वापस से वही चीज एक एक बिंदु आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बेटा जी प्रारंभन कारक राइबोसोम की दोनों इकाइयों को अलग कर दिए। ठीक है, अब क्या होता था ना, जब हम पहले नीट की प्रिपरेशन करते थे, आपको पता होना चाहिए, अभी नीट का जो एग्जाम जो होता है, जो आफ्टर 12th होता है, उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पहले ना आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत सारे प्रश्न आते थे, समझ में आया? एनसीईआरटी की बुक के अलावा बहुत अनगिनत प्रश्न आते थे, जिसमें ये पता है क्या पूछा जाता था कि प्रोकैरियोट्स में कितने इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, यूकैरियोट्स में कितने इनिशिएशन फैक्टर यानी प्रारंभन कारक होते हैं। तो अगर थोड़ी सी नॉलेज चाहते हो तो मैं बता देता हूं, नहीं चाहते तो छोड़ देना, आप पर डिपेंड करता है। याद रख सकते हो तो रख लेना, नहीं याद रख सकते छोड़ देना। मेरा फर्ज है बताना, आपका फर्ज है अगर याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो छोड़ दो। ठीक है, प्रारंभन कारक प्रोकैरियोट में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। और यूकैरियोट में 10 प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोट में 3 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोट में 10 प्रकार के होते हैं। जल्दी से बता देता हूं कौन सा बेटा? IF1, IF2 और IF3 3 प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोट में 10 प्रकार के होते हैं। कौन सा? EIF1, EIF2, EIF3, EIF4A, EIF4B, EIF4C, EIF4D और EIF4F। E नहीं होता। और फिर EIF5, EIF6। अब ये ना पहले हमें भी पढ़ाते थे टीचर्स, और हम भी कई बार बता देते हैं बच्चों को, ताकि एक आइडिया लग सके कि 10 प्रकार के यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? प्रारंभन कारक होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, IF1, IF2, IF3। इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। यहां पर क्या है? अब आप बोलेंगे सर यहां पर तो समझ में आ गया, IF1 3 है, 1 2 3। यहां पर आपने E क्यों लगाया? स्मॉल E। स्मॉल E किस चीज को बताता है? यूकैरियोट को। याद रखना, किसको? यूकैरियोट को। ठीक है, याद रखना, एक होता है प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। EU, E आती है स्पेलिंग अंग्रेजी में, यूकैरियोट में EU। ठीक है, तो यूकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर 3, फिर फैक्टर 4A, 4B, 4C, 4D, 4E नहीं होता, 4F होता है, और फिर 5 और 6। अब याद रख सकते हो तो रख लेना, मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि आपसे कि याद रखो, जो मैं कहूंगा वो याद रखना। इस पर आपको खुली छूट है, आप याद रखना चाहते तो रख लेना, नहीं याद रखना चाहते तो छोड़ देना। लेकिन ये याद रखना कि प्रारंभन कारक कुछ प्रोटीन होते हैं विशेष प्रकार के, जो राइबोसोम की दोनों इकाइयों को अलग कर देते हैं। चलो सर समझ में आ गया, हमने राइबोसोम की दोनों इकाइयों को अलग कर दिया। अब क्या होएगा? अब देखिए, चरण था कौन सा? पहला क्या था चरण का नाम? प्रारंभन। प्रारंभन में सबसे पहले ये किया। अब प्रारंभन में अब क्या करेंगे? अभी प्रारंभन ही चल रहा है। अब प्रारंभन के अंदर अब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखिएगा। अब ये जो राइबोसोम की जो छोटी इकाई थी ना, छोटी इकाई जिसमें RNA मिल रहा था, अब आएगा कौन? mRNA। कौन आएगा बेटा? ध्यान से देखना, कौन आएगा अब यहां पर? mRNA। ये आ गया mRNA। ठीक है, और ये mRNA हमारी बुक में लिखा गया है कि mRNA आता है और राइबोसोम की छोटी इकाई से जुड़ जाता है, लेकिन ये तो बताती ही नहीं हमारी बुक कि अरे भैया ये mRNA राइबोसोम की छोटी इकाई से कैसे जुड़ेगा। क्या कोई फेविकोल लगा रखी है क्या? बताना पड़ेगा ना। mRNA आया
राइबोसोम की छोटी इकाई जो है उससे जुड़ गया। कहां जुड़ा, किससे जुड़ा, तो याद रखना किससे जुड़ा था, याद रखिएगा इसके अंदर जो ये आरआरएनए था ना, कौन सा, 18S आरआरएनए जो था इससे जुड़ता है। कौन मेरे भाई, आपका एमआरएनए। बताएं कि इतनी सी बात क्लियर है। चलें आगे। चलिए सर, ये सेकंड उपचरण था, उपचरण लिख दो इसको, उपचरण। उपचरण देखिए इस तरीके से हमारी बुक्स में नहीं दिया गया है, डिटेल में नहीं दिया गया है, इस तरीके से एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए वापस से सुनिएगा। सबसे पहले हमने बोला कि 3 चरणों में हो रहा है क्या, अनुवादन। सबसे पहले प्रारंभन चरण था, जिसका पहला उपचरण जो था, उस उपचरण में यानी चरण के अंतर्गत जो चरण आएंगे क्या कहलाएंगे, उपचरण। तो प्रारंभन चरण के अंतर्गत सबसे पहला जो उपचरण था उसमें क्या हुआ, राइबोसोम की दोनों इकाइयों को अलग कर दिया। किसने करा, प्रारंभिक कारक ने। ठीक है सर, समझ में आ गया। कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन है जो अलग कर देते हैं, ठीक है सर। अब करने के बाद दूसरे उपचरण में क्या हुआ भैया, दूसरे उपचरण में एमआरएनए आया और एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ गया, राइबोसोम की छोटी इकाई से जुड़ गया, ठीक है सर। कहां जुड़ा, तो भैया ये एमआरएनए राइबोसोम की जो छोटी इकाई में आरआरएनए होएगा उससे जाकर जुड़ेगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब तीसरा उपचरण, उपचरण चलेंगे, मैंने आपको बोला था ना, उपचरण तीसरा, उपचरण दूसरा, ये उपचरण पहला। प्रारंभन में सोच समझ रहे हैं, मेरी बातों को फील कर पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये चीज समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपके 3 चरण हैं अनुवादन के यानी प्रोटीन बनाने के, जिसमें सबसे पहला था प्रारंभन। ये चरण है, स्टेप है। इस स्टेप के अंतर्गत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटे छोटे स्टेप्स को हमने बोला उपचरण। तो सबसे पहला उपचरण, इस चरण के अंतर्गत जो उपचरण है सबसे पहला, इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है राइबोसोम को अलग करना, कर दिया। फिर अलग करने के बाद जो छोटी राइबोसोम की इकाई है उससे क्या जोड़ देना, एमआरएनए जोड़ दिया, ठीक है सर। अब आगे क्या होगा, अब आगे तीसरा उपचरण देखिएगा। अब तीसरे उपचरण में जरा गौर से देखना क्या होने वाला है। यही था ना हमारा, ऊपर यही दिखाया, वापस से यही दिखाया। अब तीसरे उपचरण में देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है। अरे सर ये तो आप वापस से राइबोसोम की बड़ी इकाई को जोड़ दिया, किससे, छोटी इकाई से। यस, सबसे पहले क्या किया, देखिए मैं अपने हाथों से करके बताता हूं, देखो ध्यान से देखो। ये भैया हमारी राइबोसोम की 2 इकाई, ये ऊपर वाली छोटी है और नीचे वाली बड़ी है। सबसे पहले पुचुक अलग कर दिया। अब राइबोसोम की ये छोटी ये बड़ी, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद राइबोसोम की जो छोटी इकाई है उससे क्या जोड़ दिया, एमआरएनए, ठीक है। ये दूसरे उपचरण में हो गया। फिर इसके बाद जैसे ही एमआरएनए जुड़ गया फिर वापस से क्या जोड़ दिया, बड़ी इकाई जोड़ दी। तो आप बोलेंगे सर फिर बड़ी इकाई हटाई क्यों थी, इसलिए हटाई थी ताकि एमआरएनए आकर जुड़ जाए बंधु, इसलिए तो करा था ना कि एमआरएनए आकर जुड़ गया। चलो सर ये तीसरा भी समझ में आ गया, लेकिन सर प्रश्न यहां पर बन रहा है, सर राइबोसोम को अलग किया था ये समझ में आ गया था, किसने किया था, प्रारंभन कारक ने। अब राइबोसोम को दोनों इकाइयों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो याद रखना ये 11वीं कक्षा में चीज आ जाती है। 11वीं कक्षा में पादप कार्य की एक इकाई थी जिसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा था खनिज पोषण, 11th क्लास में, याद आ रहा है, जिसमें आपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, कोबाल्ट, निकल, ये कुछ खनिज पढ़े थे, इनके कार्य पढ़े थे। आपको याद आ रहा है मैग्नीशियम का कार्य है, नहीं याद आ रहा, याद रखना, बता देता हूं क्या, कि राइबोसोम की दोनों इकाइयों को, भूल मत जाना, नीट 2019 का प्रश्न है ये, 19 का। राइबोसोम की दोनों इकाइयों को, राइबोसोम की दोनों इकाई को या इकाइयों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, प्रभु बिल्कुल मत भूल जाइएगा, बड़े बड़े शब्दों में लिख रहा हूं, मैग्नीशियम आयन, भूल मत जाना इस चीज को।
कौन करता है ये कि ये जो दोनों इकाइयों को आपने वापस से जोड़ा है या जोड़े रखने के लिए भी उत्तरदायी कौन होता है? मैग्नीशियम। भाई दोनों को जोड़ा और जोड़कर रख रखा है, कौन करता है? मैग्नीशियम। कतई मत भूल जाना, जिंदगी में राइबोसोम की दोनों इकाइयों को जोड़ने का कार्य और जोड़े रखने का कार्य कौन करता है? मैग्नीशियम आयन करता है। सोचिए अगर मैग्नीशियम आयन नहीं होगा ना मेरे अंदर आपके अंदर, हम मर जाएंगे। सोच रहे हैं आप? बोलेंगे सर मर जाएंगे। यस मर जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जरा सोचिए अगर मैग्नीशियम नहीं होगा राइबोसोम जुड़ेंगे नहीं, राइबोसोम जुड़ेंगे नहीं, अनुवादन नहीं होगा, अनुवादन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारी संरचना किससे बनी हुई है? प्रोटीन से। प्रोटीन नहीं होगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे मेरे भाई। याद रखना, इस चीज को भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? मैग्नीशियम। ठीक है, चलिए जी, ये सर समझ में आ गया है, ये तीसरा उपचरण। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, ये जो राइबोसोम की जो बड़ी इकाई थी ना, बड़ी इकाई, इस बड़ी इकाई में 3 आरआरएनए थे, छोटी इकाई में 1 आरआरएनए था। छोटी इकाई के आरआरएनए का कार्य क्या था? जरा जल्दी से मुझे बताएं फटाफट। राइबोसोम की छोटी इकाई के आरआरएनए का कार्य क्या था? ये स्थल दे रहा था, ये जगह दे रहा था जिससे आकर जुड़ रहा था। कौन? एमआरएनए। बताओ समझ में आया नहीं आया? पहले भी बता चुका हूं क्या कि छोटी इकाई के अंदर ये आरआरएनए क्या दे रहा है? एक जगह दे रहा है जहां से आकर जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? एमआरएनए। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर ये जो बड़ी इकाई है इसके अंदर जो आरआरएनए वो क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनना, ये 3 आरआरएनए है, ध्यान से देखिएगा, एक ये और एक ये। अब मैं ऐसे ऐसे बना रहा हूं सीधे सीधे। ठीक है, क्यों? कुछ कारण है, ध्यान से सुनना। जहां पर ये 3 आरआरएनए हैं उसमें से एक आरआरएनए का ये वाला भाग, दूसरा आरआरएनए ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा जहां पर ये मिल रहा है, और तीसरा जहां पर ये मिल रहा है। ठीक है, 3 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र है मेरे भाई? 3 क्षेत्र हैं। सबसे पहला ये क्षेत्र, ये सबसे पहला ये वाला क्षेत्र, दूसरा ये वाला क्षेत्र, ये वाला, ठीक है, और तीसरा ये वाला, ये वाला जिसको मैं इससे दिखा देता हूं। ये कुल मिलाकर 3 क्षेत्र हैं बच्चों, याद रखने हैं आपने। किसमें बेटा जी? भूलना मत, किसमें? राइबोसोम की बड़ी इकाई में। बड़ी इकाई में 3 क्षेत्र हैं जहां पर 3 आरआरएनए मिल रहे थे। अब इन क्षेत्रों के कुछ नाम हैं, इन क्षेत्रों के कुछ नाम हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस क्षेत्र को हम बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं ए, और इसको बोलते हैं ई। कौन कौन सा? पी, ए, ई। अब आप पूछेंगे सर क्या है पी, ए, ई? इसका कुछ नाम है क्या? यस, पी जो क्षेत्र जो होता है इसको बोलते हैं पेप्टिडिल क्षेत्र, पेप्टिडिल क्षेत्र। ए जो होते हैं अमीनो एसाइल क्षेत्र, और ई जो होता है, ई क्षेत्र जो होता है उसे हम बोलते हैं एग्जिट। अब आप मुझे बताएं, आपने सभी ने एग्जिट वर्ड तो समझ में आता ना? एग्जिट नाम तो सुना ही होगा, एग्जिट। यस सर, एग्जिट तो सुना है। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है सर, इस क्षेत्र का मीनिंग समझ में आता है। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। अब सर ये पेप्टिडिल क्षेत्र क्या है, अमीनो एसाइल क्षेत्र क्या है? अभी समझाऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा, इस बड़ी राइबोसोम की जो इकाई थी, ये जो बड़ा राइबोसोम था, इसमें 3 क्षेत्र है जहां पर ये 3 आरआरएनए मिल रहे थे। ये ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया? प्रभु यहां तक की प्रक्रिया खत्म हुई है हमारी, कौन सी? प्रारंभ। तो प्रारंभन के 3 उपचरण थे। सबसे पहला राइबोसोम को अलग करो, अलग करने के बाद छोटे वाले से, राइबोसोम की छोटी वाली इकाई से एमआरएनए को जोड़ो। कैसे जुड़ेगा?
स्थल दिया जाएगा। कौन स्थल देगा? कहां पर जुड़ रहा है वो? छोटी इकाई में आरआरएनए से आकर जुड़ रहा है। ठीक है, ये दूसरा उपचरण था। तीसरे में वापस से राइबोसोम आकर जुड़ जाता है। कौन सा? बड़ा। किससे? छोटी इकाई से। कौन जोड़ता है? मैग्नीशियम जोड़ता है। ये 3 क्षेत्र मिलते हैं किस पे? बड़े राइबोसोम की इकाई पर। ठीक है सर, अब ये हमारा खत्म हो गया है क्या बेटा जी? आपका प्रारंभ। अब स्टार्ट होता है क्या? दीर्घीकरण। आइए ध्यान से सुनिएगा, क्या पढ़ने वाले हैं? दीर्घीकरण। अब ये ध्यान से सुनना, दीर्घीकरण। दूसरा चरण दीर्घीकरण, एलोंगेशन। ठीक है, अब इसको आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई, बड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये मान लेते हैं एमआरएनए है, और एमआरएनए पर क्या मिलते हैं? कोडोन मिलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, क्या मिलते हैं? कोडोन, प्रकूट मिलते हैं। मान लेते हैं यहां पर क्या मिल रहा है? AUG, जिसको हमने क्या बोला था? प्रारंभन कोडोन। GUC, CAG, CAC मान लेते हैं। ठीक, ये थी बेटा हमारी राइबोसोम की बड़ी छोटी इकाई। ये कौन सी इकाई है? छोटी इकाई है। ठीक है, और ये है राइबोसोम की बड़ी इकाई। ठीक है, अब इसमें ये जो 2 कोडोन आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 कोडोन दिख रहे हैं। यस सर, ये 2 हमें कोडोन दिख रहे हैं। यहां पर 3 क्षेत्र थे, मैंने आपको बताया था। एक है ई, कौन सा था? ई क्षेत्र। वापस से लिख देता हूं, ई क्षेत्र, एग्जिट। ठीक है, ये वाला कोडोन जिस क्षेत्र में है, ये वाला, वो कौन था? पी। और ये वाला कोडोन जिस क्षेत्र में है उसका नाम है ए। खत्म, इतनी सी बात। अभी स्टार्ट नहीं करा ये वाला चरण, ये तो बस मैंने आपको बताया है कि भैया ये राइबोसोम की छोटी इकाई, ये एमआरएनए, एमआरएनए पर कौन मिल रहे थे? कोडोन मिल रहे थे। सर ये कोडोन है, 3-3-3 का समूह क्या था? प्रकूट था। नीचे बड़ी इकाई है, बड़ी इकाई में एग्जिट क्षेत्र है, पी क्षेत्र है, ए क्षेत्र है। ठीक है सर, अब चालू करो सर दीर्घीकरण। आइए स्टार्ट करते हैं। अब दीर्घीकरण में क्या होएगा? मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। दीर्घीकरण में सबसे पहले क्या होएगा? ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्या होएगा भैया? आएगा, कौन आएगा? टीआरएनए। कौन आएगा? टीआरएनए। कौन आएगा? टीआरएनए, जिसके 3 डैश सिरे पर क्या लगा हुआ है? अमीनो अम्ल, यानी एक आवेशित टीआरएनए जिसके 3 डैश सिरे पर क्या लगा हुआ? अमीनो अम्ल लगा हुआ, वो आएगा। चलो सर, आएगा कहां? आएगा पी क्षेत्र पर। कहां आएगा? पी क्षेत्र पर। चलो सर, ये लो आ गया। आ गया, और इसके 3 डैश सिरे पर क्या लगा हुआ है सर? इसके 3 डैश सिरे पर लगा हुआ है क्या? अमीनो अम्ल। ये है अमीनो अम्ल। ठीक है, ए लिख दूं, ए अमीनो अम्ल फर्स्ट, अमीनो अम्ल फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपको यह पता है कि ये टीआरएनए में जो 3 लूप थे, जिसमें से डीएचयू लूप का काम तो खत्म हो गया, कहीं ना कहीं चार्जिंग जब हुई थी, आवेशीकरण जब हुआ था, निरीक्षण किया गया था कि एंटीकोडोन के हिसाब से अमीनो अम्ल आया है या नहीं आया, वो देख लिया था किसने? डीएचयू लूप ने। टी-साई-सी लूप का कार्य याद है? टी-साई-सी क्या करता है भैया? ये टीआरएनए जब आएगा तो राइबोसोम की बड़ी इकाई से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा ना। तो राइबोसोम की बड़ी इकाई से कहां जुड़ेगा साहब? यहां पर जो क्या मिलेगा? यहां पर जो आरआरएनए मिलेगा ना, उससे आकर जुड़ रहा है कौन? टीआरएनए। हिल गया माथा? हिल गया? वापस से बोलो, फिर से देखो। पी साइट पर आरआरएनए है, ये आ रहा है टीआरएनए आ रहा है। अब ये टीआरएनए यहां पर जुड़ा है। अब खुद सोचो ना, यहां आकर अगर ये जुड़ रहा है तो किससे जुड़ रहा है? कोई स्थल दे रहा होगा, उसी से तो जुड़ रहा होगा। कोई जगह होगी जहां पर जुड़ रहा होगा, किससे जुड़ रहा है? सर ये आरआरएनए से जुड़ रहा है। टीआरएनए का कौन सा भाग जुड़ रहा है? टी-साई-सी लूप था, याद आ रहा? बताया था उसका कार्य क्या था? बड़ी इकाई से जुड़ना ना। तो भैया वो टी-साई-सी लूप आकर इस आरआरएनए से जुड़ेगा। प्रभु अब जरा सोचिए, आरआरएनए
यहां पर स्थल दे रहा था किसको, एमआरएनए को, और यहां पर आरआरएनए किसको स्थल दे रहा है सर, टीआरएनए को स्थल दे रहा है, आकर जुड़ने के लिए। जय हो। इतनी सी बात मेरे ख्याल से एक एक बच्चे को समझ में आ गई होगी कि भैया यहां टीआरएनए अगर आ रहा है तो टीआरएनए अगर आकर यहां पर जुड़ रहा है तो किससे जुड़ रहा है, आरआरएनए से। और टीआरएनए का कौन सा भाग आकर जुड़ रहा है, टी साइसी लूप आकर जुड़ रहा है। बस इतनी सी बात, ठीक है। चलिए जी सर, आ गया ये टीआरएनए, जुड़ गया ये टीआरएनए। अब आप मुझे बताएं, इस टीआरएनए पर ध्यान से देखना, इस टीआरएनए पर क्या मिलेंगे सर, इस टीआरएनए पर मिलेंगे एंटीकोडोन। देखते हैं कौन से मिल रहे हैं, UAG। क्या मिल रहा है, UAG। वापस से लिख देता हूं, क्या मिल रहा है बेटा जी, UAG मिल रहा है। अब आप खुद सोचो, UAG मिल रहा है, खुद सोचना, क्या ये एंटीकोडोन टीआरएनए के एमआरएनए के कोडोन से जुड़ पाएंगे? सोचो, क्या एक दूसरे के पूरक हैं? आप में से कहीं कहेंगे हाँ सर जुड़ जाएंगे। देखो जरा, ए के सामने यू, हम जानते हैं ए हमेशा यू से जुड़ता है आरएनए में। एमआरएनए आरएनए है, टीआरएनए आरएनए है, ए के सामने यू है, जुड़ जाएगा, यस जुड़ जाएगा, ठीक है सर जुड़ गया। यू के सामने यस जुड़ गया, लेकिन प्रभु जी के सामने जी है। अब बताओ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जी के सामने क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, जब ये जुड़ेगा नहीं तो ये टीआरएनए वेस्ट है, इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, जब इसकी जरूरत नहीं है तो बंधु ध्यान से सुनना, इसकी जब जरूरत नहीं है ना तो ये टीआरएनए यहां से यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा, एग्जिट साइट पर आ जाएगा। ये क्षेत्र था कौन सा, एग्जिट। एग्जिट का मतलब ये क्या होता है, निकास, यानी बाहर निकाल देना। अब जरा सोचिए, ये आ जाएगा यहां और यहां से निकल जाएगा बाहर। अब इसका कोई यूज नहीं है, वेस्ट है, खत्म करो, निकालो, ठीक है। अब जरा सोचिए, यहां से यहां आ गया तो ये जगह फिर से खाली हो जाएगी, यस खाली हो जाएगी सर, फिर कोई और टीआरएनए आएगा। अब मान लो दूसरी बार जो टीआरएनए आया, ध्यान से सुनना, अब जो दूसरी बार टीआरएनए आया, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट टाइम जो टीआरएनए जब आएगा उस टीआरएनए पर जरा एंटीकोडोन देखिए अब क्या मिल रहे हैं। अब की बार जो टीआरएनए आया है उस पर एंटीकोडोन मिल रहा है यूएसी। अब आप समझ जाएंगे सर अब की बार तो जुड़ेगा, ए के सामने यू, यू के सामने ए, जी के सामने सी, सर ये जुड़ जाएगा। मैंने कहा जय हो प्रभु, जुड़ गया, जुड़ गया। चलो अब आप मुझे बताएं, क्या ये पी क्षेत्र खाली है कि भर गया? आप सीधा बोलेंगे सर ये पी क्षेत्र भर गया। क्यों भर गया? क्योंकि एंटीकोडोन ने कोडोन को पहचान लिया या कोडोन ने एंटीकोडोन को पहचान लिया, दोनों आपस में जुड़ गए हैं, ये पी क्षेत्र भर गया, फुल हो गया, फिल हो गया, फिल हो गया ना, भर गया ना, हाँ सर भर गया। अब ये नहीं निकाला जाएगा क्योंकि देखिए एंटीकोडोन और कोडोन एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़ गए हैं। चलो सर समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सर्वप्रथम पी क्षेत्र को भरते हैं। क्या करते हैं, सर्वप्रथम ये जो पी क्षेत्र था ना, पी क्षेत्र, इसको हमने भर दिया। टीआरएनए आया, एंटीकोडोन ने कोडोन को पहचान लिया, सर भर गया ये। चलो जी ठीक है। अब क्या होएगा, अब सर ये ए क्षेत्र भी खाली है। अब देखो अब क्या होएगा, अब सर एक और टीआरएनए आएगा। सबसे पहले हमें किसको भरना है, पी को। याद रखना सबसे पहले किसको भरते हैं, पी को। पी क्षेत्र भर गया, अब एक और टीआरएनए आएगा। जब पी क्षेत्र भर जाएगा उसके बाद में अब क्या आएगा, एक और टीआरएनए आएगा। किसमें, ए क्षेत्र में। चलो सर यहां पर भी आया, आ गया सर यहां पर भी। ये भी क्या लेकर आ रहा है सर, ये भी लेकर आ रहा है। क्या लेकर आ रहा है, अमीनो अम्ल लेकर आ रहा है। कौन सा, सेकंड AA2 अमीनो अम्ल सेकंड लेकर आ रहा है। ये अमीनो अम्ल फर्स्ट था, ये अमीनो अम्ल सेकंड है। अब जरा देखिएगा यहां पर एंटीकोडोन क्या मिल रहे हैं, CCG। बताएं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, देखकर बताएं जल्दी से, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। आप बोलेंगे सर नहीं जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि जी के सामने सी, ठीक है दोनों एक दूसरे के पूरक है, समझते हैं। इधर सी के सामने जी, ये भी पूरक है, लेकिन बीच में देखो यू के सामने सी। अरे बाबू यू के सामने सी आ गया, नहीं जुड़ेगा। और नहीं जुड़ेगा तो सीधी सी बात है, एंटीकोडोन कोडोन को नहीं पहचानेंगे, ये टीआरएनए वेस्ट है, ये यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। कहां,
एग्जिट क्षेत्र से बाहर निकाल दिया, खत्म। वापस से जगह खाली, फिर कोई और टीआरएनए आएगा। अब जो टीआरएनए आएगा बंधु, उस टीआरएनए पर मान लेते हैं एंटीकोडोन कौन सा मिल रहा है बच्चे, CAG। अब तो आप कहेंगे हाँ सर अब जुड़ेगा, जी के सामने C, U के सामने A, C के सामने G। चलिए सर ये जुड़ गया। अब क्या करा हमने, सबसे पहले हमने P क्षेत्र को भरा, फिर A क्षेत्र को भरते हैं। अरे भैया ये समझ में आ रहा है किसको भर रहे हैं, कौन भर रहा है, टीआरएनए भर रहा है। टीआरएनए यहां पर आकर जुड़ रहा है, भर दिया हमने, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं स्टार बनाकर लिख रहा हूं यहां पर। जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे ही ए क्षेत्र भर जाता है, ए क्षेत्र भर जाता है यानी ए क्षेत्र में टीआरएनए जो है, ये ए क्षेत्र में जो टीआरएनए है इसके एंटीकोडोन कोडोन को पहचान लेते हैं, या कोडोन एंटीकोडोन को पहचान लेते हैं, यानी टीआरएनए भर जाता है या ए क्षेत्र भर जाता है। तब एक एंजाइम, ध्यान से सुनिएगा, तब एक एंजाइम जिसका नाम आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, क्या बोला मैंने, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज क्रिया करता है। अब पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो क्रिया करने वाला है। अब आप पूछेंगे सर क्या क्रिया करने वाला है, वापस से सुनना। देखो सबसे पहले हमने पी क्षेत्र को भर दिया, किससे, टीआरएनए से। अगर उसके पूरक होएगा एंटीकोडोन के पूरक होएगा कोडोन, ठीक है भर गया। फिर उसके बाद ए क्षेत्र को भरा, अगर पूरक नहीं हुआ तो ई क्षेत्र से बाहर निकाल देगा, अगर पूरक हो गया तो जुड़ गया। जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे ही ए क्षेत्र भरा, जैसे ही ए क्षेत्र भरा, इमीडिएटली एक एंजाइम काम करने वाला है, एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। अब बाबू इस एंजाइम के नाम की अहमियत को समझो। यहां पर वर्ड आ रहा है पेप्टिडिल। अब पेप्टिडिल वर्ड किससे संबंधित है, पेप्टाइड बंध से। अब पेप्टाइड बंध जो होता है वो आप जानते हैं किसके बीच में बनता है, दो अमीनो अम्ल के बीच में बनता है। दो अमीनो अम्ल के बीच में, दो अमीनो एसिड के बीच में जो बंध होता है, ए मतलब अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड के बीच में जो बंध होता है वो कौन सा होता है, पेप्टाइड बंध, है ना। पेप्टाइड बंध से शब्द निकला क्या, पेप्टिडिल। और ट्रांसफरेज वर्ड जो है ये भी अंग्रेजी शब्द से ही आया है, ट्रांसफर करना। ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। ट्रांसफरेज वर्ड किसका है, ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो ट्रांसफरेज वर्ड किस चीज को बता रहा है, स्थानांतरण को, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर को। अब आप बोलेंगे सर ये एंजाइम करने क्या वाला है, ट्रांसफर भी बोल रहे हो, पेप्टाइड बंध भी बोल रहे हो, करने क्या वाला, आइए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। जैसे ही ए क्षेत्र भरता है, बाबू गौर से सुनना नहीं तो माथा चकरा जाएगा। जैसे ही ए क्षेत्र भरता है ना, इमीडिएटली पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, पीटी लिख रहा हूं, पीटी पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम क्या करने वाला, देखना जरा मैं क्या कर रहा हूं। ये एंजाइम यहां के अमीनो अम्ल को, ध्यान से सुनना, यहां के अमीनो अम्ल को यहां से हटाता है, यहां के अमीनो अम्ल को यहां से हटाता है और यहां लाता है, और यहां लाकर दोनों के बीच में बंध बना देता है। कौन सा, पेप्टाइड बंध। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कौन सा एंजाइम था, सर पेप्टिडिल। सर पेप्टिडिल यहां के अमीनो अम्ल को यहां से हटाता है, यहां के अमीनो अम्ल को यहां से हटाता है और यहां लाता है, और यहां लाकर दोनों के बीच में बंध बना देता है। कौन सा, पेप्टाइड बंध। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, कौन सा एंजाइम था, सर पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। क्या इस पेप्टिडिल ट्रांसफरेज ने जैसे ही ए क्षेत्र भरा था, जैसे ही ए क्षेत्र भरा,
इस एंजाइम ने क्या किया? सर इस एंजाइम ने सबसे पहले ये किया, क्या? ट्रांसफर किया। कहां से? पी क्षेत्र के अमीनो अम्ल को यहां से हटाया और हटाकर यहां लाया, ले आया और यहां लाकर पेप्टाइड बंध बना दिया इन दोनों अमीनो अम्ल के बीच में। बताएं, सोचें, क्या ये A to Z कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? कौन आया यहां से यहां? सर अमीनो अम्ल पहला जो था ना, यहां वाला पहला जो था वो यहां लाया गया, ट्रांसफर किया, उसका ट्रांसफरेज किया और फिर पेप्टाइड बंध बनाकर दोनों अमीनो अम्ल को जोड़ दिया। जय हो। बताएं, समझ में आया? क्या इसका कार्य समझ में आ गया है? यस सर, यहां तक चीज समझ में आ गई है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब आप बोलेंगे सर इसका तो अमीनो अम्ल निकालकर यहां पर कर दिया, अब ये टीआरएनए वेस्ट है, ये टीआरएनए वेस्ट है, खराब है, बेकार है, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा जी, इस टीआरएनए को, इससे तो अमीनो अम्ल का काम खत्म हो गया, यहां से यहां ले आए अमीनो अम्ल को, अब इसको हम डालेंगे यहां पर एग्जिट क्षेत्र से, और एग्जिट क्षेत्र से क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अब जरा सोचिए, ये जब एग्जिट क्षेत्र से बाहर चला जाएगा यानी ये यहां से खत्म, बाहर आ गया, बाहर आ गया। चलो सर, खाली हो गया पी क्षेत्र खाली हो गया। अब थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाएं। पी का मतलब क्या था और ए का मतलब क्या था? बोला था ना, पी का मतलब पेप्टिडिल क्षेत्र। क्या मतलब था पेप्टिडिल क्षेत्र का? कि ये वो क्षेत्र था जहां पर पेप्टिडिल ट्रांसफरेज आएगा, ट्रांसफर करेगा, यहां लाएगा अमीनो अम्ल को और लाकर अमीनो एसाइल क्षेत्र, जहां पर अमीनो अम्ल को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो ये वो क्षेत्र है जहां अमीनो अम्ल को जोड़ा जाता है, ये वो क्षेत्र था जहां पेप्टिडिल ट्रांसफरेज काम करता है। यहां काम करके यहां लाएगा और जोड़ देगा, खत्म, खल्लास। समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे सर ये क्षेत्र तो खाली हो गया, ये क्षेत्र तो खाली हो गया, इस क्षेत्र में अभी भी टीआरएनए और टीआरएनए पर 2 अमीनो अम्ल हैं। हाँ जी बिल्कुल है। अब देखिएगा क्या भयानक चीज होने वाली है। अब इसके बाद क्या होने वाला है, अब देखिएगा, यूं समझना, देखो ये एमआरएनए है। अब थोड़ा सा ना इमेजिनेशन वाली चीज है, इमेजिनेशन वाली। ये एमआरएनए है, मैंने इसको यहां से पकड़ लिया। क्या ये एमआरएनए, गौर से देखना, ये एमआरएनए को मैंने यहां से पकड़ लिया, ठीक है, और पकड़ने के बाद इस राइबोसोम को इधर खिसकाया, ये राइबोसोम को इधर खिसकाया, ये राइबोसोम इधर खिसकेगा। अब आप खुद सोचिए, एमआरएनए यूं का यूं है, एमआरएनए यूं का यूं है, राइबोसोम जब इधर खिसकेगा तो ये वाला कोडोन इधर आ जाएगा और ये वाला क्षेत्र इधर आएगा या नहीं आएगा? फिर से बोलूं, फिर से देखना, एमआरएनए को पकड़ रखा है, एमआरएनए स्थिर है, बस राइबोसोम घूम रहा है, ये राइबोसोम इधर हिला, इधर ट्रांसफर हुआ, इधर फिसला। जैसे ये इधर फिसलेगा इस एमआरएनए पर ये राइबोसोम इधर फिसलेगा तो ये वाला भाग इधर आएगा या नहीं आएगा? ये कोडोन इधर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब जरा सोचिए ये संरचना कैसी दिखाई देगी, जरा देखिए और मुझे बताइएगा। क्या ये संरचना, देखिएगा जरा जल्दी से देखिएगा फटाफट। एमआरएनए मैं बिल्कुल वैसी ही बना रहा हूं, AUG और GUCCAG, GUCCAG, CAC और टीआरएनए हमारा यहां पर लगा हुआ है। इस तरीके से बना देता हूं टीआरएनए, जल्दी में शायद समझ जाएंगे। CAG, ठीक है, ये हमारी एग्जिट, ये P, ये A क्षेत्र, ठीक है, और यहां पर 2 अमीनो अम्ल थे, अमीनो अम्ल फर्स्ट, इससे जुड़ा हुआ है अमीनो अम्ल सेकंड, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, इसको देखो और इसको देखो, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? देखिए एमआरएनए को पकड़ रखा है, राइबोसोम इधर खिसकेगा। सोचो राइबोसोम जब इधर खिसकेगा तो ये वाला भाग उधर नहीं चला जाएगा। अब इसी को ना एनिमेशन से देखो, जल्दी से देखना, हाँ जी वापस से देखना, अभी एनिमेशन बीच में चल रहा है, अभी स्टार्ट होएगा वापस से। हाँ जी देखिए,
ये देखिए, ये राइबोसोम की छोटी इकाई, उस पर ये टीआरएनए है, ये बड़ी इकाई है, यहां पर ये पी क्षेत्र पर है, पी क्षेत्र पर। अब ए क्षेत्र, ये देखो ए साइट लिखा हुआ है, ए क्षेत्र पर कौन आएगा, टीआरएनए आया, भर गया, भरने के बाद इस अमीनो अम्ल को पी क्षेत्र से यहां लाया, ये निकाल दिया जाएगा। अब ये खुद सोचिए, क्या ये वाली चीज इधर खिसक रही है, इधर खिसक रही है, इधर खिसक रही है? आरएनए नहीं खिसक रहा, राइबोसोम खिसक रहा है मेरे भाई। राइबोसोम खिसकेगा तो ये इस तरीके से क्षेत्रों में आते जाएंगे। तो प्रभु मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्या ये वाली क्षेत्र खाली हो गया, यहाँ का जो टीआरएनए था उससे अमीनो अम्ल को यहाँ निकाल दिया, अब ये वेस्ट हो गया, इसको हमने बाहर निकाल दिया। एमआरएनए को यूं ही जकड़ रखा है और राइबोसोम को खिसकाया जा रहा है, स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है राइबोसोम। इधर जब आएगा तो ये कोडोन इधर आ जाएगा और ये वाला भाग इधर आ जाएगा और ये वाला बाहर चला जाएगा। अब क्लियर है, अब समझ में आ गया। अब इसी चीज को मैंने यहां दिखाया, देखो AUG बाहर आ गया है और ये वाला भाग जो था अब वो किस पर आ जाएगा, इस क्षेत्र पर आ जाएगा, ठीक है। और बाहर जो CAG, जो ये कोडोन जो बाहर था, अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये वाला भाग इधर आ जाएगा, ये वाला भाग बाहर चला जाएगा जब राइबोसोम इधर खिसकेगा। बस इतनी सी चीज मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आती, इसलिए मैं एनिमेशन लेकर आया था। अब बताओ क्या हुआ, कुल मिलाकर ए क्षेत्र वापस से खाली हो गया है, नया कोडोन आ गया है। अब क्या होगा सर, अब वापस से टीआरएनए आएगा, वापस से टीआरएनए जब आएगा तो अमीनो अम्ल लेकर आएगा, ये अमीनो अम्ल लेकर आया, इसके कोडोन और एंटी कोडोन एक दूसरे के पूरक अगर होंगे, जैसे GUC है तो सीधी सी बात है जुड़ जाएंगे, अगर नहीं होंगे पूरक तो ये बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरक होंगे जुड़ जाएंगे, जैसे ही जुड़ेंगे प्रभु, जैसे ही ए क्षेत्र भरता है, जैसे ही कौन भरता है, ए क्षेत्र भरता है, क्या होता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, यहां से अमीनो अम्ल को निकालकर हटाकर यहां पर लाया जाएगा। अब दो अमीनो अम्ल आएंगे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ये दोनों यहां लाए जाएंगे और इन दोनों को इस तीसरे के साथ बंद बनाकर जोड़ दिया जाएगा। और ये कार्य कौन करेगा आपका, पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज करा। अब सर वापस से ये टीआरएनए वेस्ट हो गया, ये यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, ये जगह वापस से खाली हो जाएगी, ये जगह वापस से खाली हो जाएगी। फिर इसके बाद फिर से राइबोसोम को खिसकाया जाएगा, फिर ये भाग इधर आ जाएगा, ये वाला कोडोन इधर आ जाएगा, ये वाला भाग इधर आ जाएगा, ये चीज इधर बाहर निकल जाएगी, फिर टीआरएनए आएगा। अब जरा सोचिए, कंटिन्यू प्रोसेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। दीर्घीकरण का मतलब ही क्या होता है, बड़ा करना। अब आप खुद सोचिए, अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते जा रहे, नहीं जुड़ते जा रहे, हमारा ध्यान की तरफ था, क्या अमीनो अम्ल आपस में नहीं जुड़ रहे हैं? और अमीनो अम्ल अगर आपस में जुड़ते गए तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, प्रोटीन बन जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, प्रोटीन का। तो प्रभु इतनी सी बात याद रखनी है। और लास्ट चीज ये था बेटा जी हमारा दीर्घीकरण। लास्ट चीज जो है, एक लास्ट चीज, तीसरा चरण था समापक। और समापक में हम क्या करते हैं, बस सीधी सी बात याद रखनी है। जैसे ही यहां पर मान लेते हैं आपका कोडोन, मान लेते हैं यहां पर कोडोन क्या है, मान लेते हैं UAA। कौन है UAA? या तो UAA या तो UAA या UAG या UGA, याद आ रहे हैं? इन तीनों में से अगर कोई भी यहां आ गया, ये प्रक्रिया यहीं पर बंद हो जाएगी, इसीलिए इनको बोला जाता है समापक कोडोन, समापक प्रकूट। समझ में आया? स्टार्ट किससे हो रही थी बेटा, याद रखना, किससे, AUG से। हमेशा स्टार्ट किससे होएगी, AUG से, और खत्म किससे होएगी, इन तीन में से कोई आ जाएगा। कहां पर, ए क्षेत्र पर, ए क्षेत्र पर। जैसे ये UAA है, कौन है ये, UAA। मैंने बोला इन तीनों में से कोई भी आ जाए, मान लेते हैं UAA था, ये खिसकेगा राइबोसोम, ये इधर आ जाएगा, UAA जैसे ही आ जाएगा तो अब UAA समापक कोडोन इसलिए कहला रहा है क्योंकि किसी भी टीआरएनए पर, ध्यान से सुनना, किसी भी टीआरएनए पर, ध्यान से सुनना, किसी भी टीआरएनए पर AUU, AAUC और ACU, ये एंटी कोडोन नहीं मिलते।
कई बच्चे पूछते हैं सर इनको स्टॉप कोडोन, समापक कोडोन बोलते हैं। ठीक है सर, समझ में आता है, ये जहां पर आ जाएंगे ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, लेकिन क्यों ये कोई नहीं बताता। क्यों? इसलिए क्योंकि किसी भी टीआरएनए पर ये एंटीकोडोन नहीं मिलते। अब जरा खुद सोचिए, अगर यहां पर यूएए आ जाए और कोई टीआरएनए जिस पर है ही नहीं है एंटीकोडोन, और हम जानते हैं यूएए अगर कोडोन है तो इसके विपरीत एंटीकोडोन क्या होता? एयूयू। यू के सामने ए के सामने यू, ए के सामने यू, यही होता। उसी प्रकार इसके लिए एंटीकोडोन क्या होता? ये वाला होता। इसके लिए एंटीकोडोन क्या होता? ये वाला होता। अब ऐसे एंटीकोडोन मिलते ही नहीं है, पूरे विश्व में किसी भी जीव के अंदर ऐसे एंटीकोडोन मिलते ही नहीं है। जब मिलते नहीं है तो कोई टीआरएनए यहां आकर जुड़ेगा नहीं, जब जुड़ेगा नहीं तो ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ये है कारण जो ना ही बुक में बता रखा है और ना ही कोई टीचर बताते हैं कि व्हाई दीज आर कॉल्ड समापक कोडोन, व्हाई दीज आर कॉल्ड स्टॉप कोडोन। ये है कारण। तो प्रभु इतना ही था आपका, ये एक जाते जाते बस एक लास्ट चीज आपका प्रश्न एक और होगा, सर ये राइबोसोम को खिसका कौन रहा है? तो बाबू याद रखना, राइबोसोम को सरकाने का कार्य कौन करता है? एक एंजाइम करता है जिसका नाम याद रखना, कौन? ट्रांसलोकेज वो एंजाइम है जो राइबोसोम को खिसकाता है। बस देखिए, सबसे पहले अभिव्यक्ति का मतलब समझते हैं। हमने बोला अभिव्यक्ति, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो बता देता हूं, जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी का ये वर्ड है एक्सप्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिव्यक्ति। इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सप्रेस करना, अपने आप को दर्शाना, अपने आप को शो करना। जैसे बहुत सिंपल शब्दों में कि मैं पढ़ा रहा हूं, यानी मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूं। मैं रो रहा हूं, ये अभिव्यक्ति है मेरी। मैं हंस रहा हूं, ये भी अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा हूं। यानी कुल मिला के अपने आप को दर्शाना, यानी किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज का बनना, क्या कहलाएगा? अभिव्यक्ति। जैसे हमने बोला कि हमारी मदर जो है वो खाना बना रही है, माता जी जो है वो खाना बना रही है, यानी वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है, वो अपने आप को दर्शा रही है, कोई कार्य करके, कोई उत्पाद बनाकर। ये क्या कहलाती है? अभिव्यक्ति, यानी एक्सप्रेशन। अब इससे पहले वर्ड आ रहा है जीन, यानी जीन अपने आप को क्या करेगा? अभिव्यक्त करेगा। ये चीज मैं आपको पहले भी बता सकता हूं कि जीन अभिव्यक्ति का मतलब क्या है। पहले तो इस शब्द का मीनिंग सोचो, जीन का मतलब क्या है? जानते हैं जीन क्या होता है? सर ये है डीएनए, ये है डीएनए, और इस डीएनए का एक छोटा सा भाग, ये भाग कहला रहा है जीन। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे जीन क्या है, आप सीधा बोलेंगे डीएनए का एक छोटा सा खंड क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ठीक है, और ये जीन के दो कार्य हैं। ध्यान से सुनना, कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनिएगा। जीन के दो कार्य हैं। पहला तो क्या कि ये सूचनाओं को संग्रहित करता है। क्या बोला हमने? सूचना को संग्रहित करता है। संग्रहित का मतलब होता है स्टोर करना। अब आप मुझे बताएं, मेरा रंग काला है या सांवला है या गोरा हो सकता है ना? यही तो है। मेरी लंबाई 6 फुट है, मेरे बाल कम है। ठीक है, तो ये मेरी चौड़ाई बड़ी तगड़ी है। ये सारी चीजें जो है, ये लक्षण जो है, ये लक्षण मुझे मेरे अंदर कैसे उत्पन्न हो? कहीं ना कहीं मेरे माता पिता से कुछ सूचनाएं आ रही हैं। किस रूप में आई हैं? सर जीन के रूप में आई है। यानी जीन जो है उसके अंदर सूचनाएं समाहित हैं, उसके अंदर ये जो संदेश जो है कि कौन से लक्षण उत्पन्न करने हैं, ये मिल रही है। और दूसरा कार्य क्या? सूचनाओं को लेकर तो जाना और उन सूचनाओं को अभिव्यक्त भी करना। क्या करना? अभिव्यक्त करना। क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? आपके जीन के दो कार्य हैं। क्या कि संदेशों को भी रखना और जब जरूरत पड़े उन संदेशों को अभिव्यक्त करना, उन संदेशों के अनुसार लक्षणों को अभिव्यक्त करना, लक्षणों को उत्पन्न करना।
भाई जरा सोचिए, एक सिंपल से शब्दों में मैं बोलूं, मेरे माता पिता से मेरे अंदर आए हैं जीन, क्या लेकर आ रहे हैं? कुछ संदेश लेकर आ रहे हैं। यानी जीन का कार्य क्या हुआ? सूचनाओं को संग्रहित करना, सूचनाओं को स्टोर करना, संदेशों को अपने अंदर समाहित करना। ठीक है, अब वो जीन जब मेरे अंदर आए तो वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं। अभिव्यक्त करके क्या कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं लक्षण उत्पन्न कर रहे हैं। सिंपल। तो ये दो कार्य है जीन के। अब आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि जीन जो है वो सूचनाओं को, संदेशों को संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं, लेकिन जब वो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं जीन, तो क्या बनाते हैं? जीन बनाते क्या है? तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब जीन अभिव्यक्ति होती है, जीन अपने आप को जब अभिव्यक्त करता है तो क्या बनाता है? ये इतना सा भाग जिसको हमने बोला जीन, ये आगे चलकर क्या बनाएगा? ये जीन यानी ये डीएनए आगे चलकर बनाता है आरएनए, और आरएनए आगे चलकर बनाता है प्रोटीन। तो कुल मिलाकर मैं यही तो बोल सकता हूं कि जीन क्या उत्पन्न कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं। किस रूप में? प्रोटीन के रूप में। अब जरा सोचिए, हमारी त्वचा का कुछ रंग है, ये रंग किसके कारण है? सर एक वर्णक के कारण है, एक पिगमेंट के कारण है, जिसका नाम है मेलेनिन, है ना? अब जरा सोचिए, मेलेनिन क्या था? एक वर्णक है, और मेलेनिन एक प्रकार का प्रोटीन है मेरे भाई। अब सोचिए, मेरे शरीर में वो जीन जो क्या बना रहे होंगे? मेलेनिन। क्या वो जीन अभिव्यक्त हुए? क्या बनाया? मेलेनिन। या तो ज्यादा बना दिया, या कम बना दिया, या सामान्य तरीके से बना दिया। तो कहीं ना कहीं जीन अभिव्यक्त हो रहा है। क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। बताओ, इतनी सी बात, सिंपल सी बात। तो जीन अभिव्यक्ति का मीनिंग तो समझ में आ गया कि जीन अपने आप को अभिव्यक्त करके, अपने आप को एक्सप्रेस करके किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यही क्या कहलाती है? आपकी जीन अभिव्यक्ति। ठीक है, अब इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया कि जीन जो है अभिव्यक्त होकर प्रोटीन बनाता है? ये चीज किसने बताई? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, दो वैज्ञानिक थे, ध्यान से सुनिएगा। 1946 में दो वैज्ञानिक, एक का नाम है बीडल और एक का नाम है टेटम। बीडल और टेटम, ये दोनों वैज्ञानिकों ने एक परिकल्पना प्रस्तुत करी, यानी एक हाइपोथेसिस दी। यानी इनका ये मानना था क्या कि एक जीन जो होता है, एक जीन जो होता है वो अभिव्यक्त होकर एक एंजाइम बनाता है। इन दोनों ने ये बोला कि एक जीन जो होता है वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है और किसका निर्माण करता है? एक एंजाइम का निर्माण करता है। ऐसा उन्होंने बताया, एक जीन एक एंजाइम बनाता है। अब इस परिकल्पना को बोला जाता है एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। ठीक है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ऐसा बोला जाता है। किसने बताया? बीडल और टेटम ने। क्या बोला? कि एक जीन जो होता है वो एक एंजाइम बनाता है। ठीक है, अब आपको जिनको समझ में नहीं आया जरा ध्यान से सुनना, ये एंजाइम क्या होता है, ये एंजाइम होता क्या है? तो बेटा जी ध्यान से सुनिएगा, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, क्या? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं यहां पर अपवाद, ब्रैकेट में लिख रहा हूं अपवाद। एक ऐसा एंजाइम है, एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं होता, जिसका नाम है राइबोजाइम। राइबोजाइम जो एक प्रकार का आरएनए होता है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, मैंने यहां पर बोला इसको अगर हम साइड में रख दे, राइबोजाइम को अगर ना सोचे, तो सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। कि सपोज मैंने एक एंजाइम की बात करी, मान लेते हैं एक एंजाइम की बात करी, मान लेते हैं कौन सा? लैक्टेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं लैक्टेज। 11वीं कक्षा में अगर आपको याद आ रहा, पढ़ा था पाचन तंत्र वाले चैप्टर में। लैक्टेज क्या करता है? एक शर्करा होती है जो हमारे दूध में मिलती है, जिसका नाम होता है लैक्टोज। लैक्टोज उसको तोड़ता है कौन? ये एंजाइम। और किस में बदलता है? ग्लूकोज में
प्लस गैलेक्टोज में, ठीक है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टोज। और लैक्टोज को तोड़ दें अगर तो क्या मिलेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ये तोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? ये एक एंजाइम। अब जरा सोचिए, ये जो एंजाइम जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ये एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। और इस एंजाइम का निर्माण किसने किया है? जीन ने किया है। किसने किया? एक जीन ने किया है, ठीक है। अब ये चीज किसने बताई कि एक जीन जो है एक एंजाइम बना रहा है, यानी एक जीन प्रोटीन बना रहा है। भाई जीन अभिव्यक्ति थी क्या? जीन अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय था आपका? कि जीन जो होता है वो अभिव्यक्त होकर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। अब यहां पर हमने बात करी, वो प्रोटीन कौन है साहब? एक एंजाइम है। ये किसने बताया? बीडल और टैटम ने। एक और चीज, इन्होंने ये चीज तो बताई, ये परिकल्पना तो दी, लेकिन इन्होंने कार्य किस पर किया था? ये तो याद रखना, इन्होंने ये कार्य एक कवक पर किया था। किस पर? एक फंजाई पर, एक फंगस पर, एक कवक पर कार्य किया था। और उस कवक का नाम याद रखना है न्यूरोस्पोरा। याद रखना क्या नाम है? न्यूरोस्पोरा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पिंक ब्रेड मोल्ड। पिंक ब्रेड मोल्ड। अब अंग्रेजी का ये शब्द अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लीजिए। अभी सिर्फ इतना सा कि ये जो परिकल्पना इन दोनों ने दी और बिल्कुल सही है क्या? कि एक जीन क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। और वो प्रोटीन यहाँ पर कौन है? एंजाइम है। यानी एक जीन क्या बना रहा है? एंजाइम बना रहा है। यस, ठीक है। अब इन्होंने किस पर काम किया? न्यूरोस्पोरा, जो कौन है? एक कवक है। कवक यानी फंजाई, फंगस, फफूंदी। बेटा कवक का ना, कवक को अंग्रेजी में ना मोल्ड भी बोलते हैं। तो कई बच्चे ये सोचते हैं मोल्ड क्या होता है? मोल्ड मतलब कवक। याद रखना, कवक को अंग्रेजी में फंगस या मोल्ड बोलते हैं, ठीक है। अब पिंक समझ में आता है, यानी गुलाबी। और ब्रेड भी आपने खाई हुई है। अगर आप ब्रेड को रख दे बहुत सारे दिनों के लिए, ठीक है, तो उस पर एक कवक उगने लग जाती है जिसका नाम होता है न्यूरोस्पोरा, जो कैसे रंग की होती है? पिंक कलर की होती है। तो जरा सोचिए, न्यूरोस्पोरा क्या कहलाएगी? पिंक कलर की एक कवक यानी मोल्ड जो ब्रेड पर उगती है, ब्रेड पर संक्रमण करती है, ब्रेड से पोषण लेती है। क्या है? न्यूरोस्पोरा, जिस पर कार्य किया किसने? बीडल और टैटम ने इस पर कार्य किया। और कार्य करके ये बताया कि भैया जैसे न्यूरोस्पोरा जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि एक जीन होता है, वो क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है। बताएं, इतनी सी बात समझ में आई? आप बोलेंगे यस सर, सिंपल सा ही तो था कि भैया हम इतने दिनों से यही तो पढ़ रहे थे। हमने डीएनए से आरएनए बनाया, आरएनए से प्रोटीन बनाया, हमने सेंट्रल डोग्मा देखा, हमने अनुलेखन देखा, हमने स्थानांतरण देखा, रूपांतरण देखा कि डीएनए आगे चलकर क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। ये जीन की क्या होगी? अभिव्यक्ति होगी। जीन क्या हो रहा है? अभिव्यक्त हो रहा है। अभिव्यक्त होकर क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है। अब ये प्रोटीन कौन है? एंजाइम है। ये किसने बताया? बीडल और टैटम ने। कि एक जीन क्या बनाता है? एक एंजाइम बनाता है। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। जैसे लैक्टोज एक एंजाइम है, इसका निर्माण कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। ठीक, नॉर्मल, सिंपल, समझ में आ गया। यानी ये क्या हो रही है? एक जीन अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूं। 11वीं कक्षा में आपने श्वसन चैप्टर पढ़ा था। श्वसन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था। श्वसन चैप्टर में आपने ये बात पढ़ी होगी कि हमारे अंदर श्वसन होता है। यस सर, होता है। कोशिका के अंदर होता है, होता है, जहां पर हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। किसको तोड़ रहे हैं? ग्लूकोज को तोड़ते हैं और सर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। एटीपी ऊर्जा की इकाई उत्पन्न करते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सर ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब ये अपने आप हो जाती है? नहीं, इसके लिए चाहिए एंजाइम। इसके लिए क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। आप बोलेंगे सर एक एंजाइम चाहिए। अरे भैया कम से कम 30 से 40 एंजाइम चाहिए। 30 से 40 एंजाइम चाहिए ये प्रक्रिया संपन्न करने के लिए। अब थोड़ा सा इस्तेमाल करें बुद्धि का। अगर कोई एंजाइम खराब हो जाए, कोई भी एक एंजाइम अगर खराब हो जाए, ये प्रक्रिया तो संपन्न नहीं हो पाएगी।
और ये प्रक्रिया अगर संपन्न नहीं हो पाएगी, ऊर्जा नहीं बन पाएगी, ऊर्जा नहीं बन पाएगी तो कोशिका कार्य नहीं करेगी, कोशिका कार्य नहीं करेगी तो हम किससे बने? कोशिका से। तो हमारे अंदर कार्य नहीं होएगा, हमारे अंदर कार्य नहीं होएगा तो हम मर जाएंगे। तो जरा सोचिए, श्वसन खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक भी एंजाइम में अगर खराबी आ गई तो श्वसन समाप्त हो जाएगा और हम मर जाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक एक एंजाइम कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल है। और एक एक एंजाइम को बनाने के लिए उत्तरदायी कौन है? सर, जीन है। तो जरा सोचिए, जीन में अगर हल्की सी भी दिक्कत आ गई ना, मामूली सी भी दिक्कत आ गई, जो आपने उत्परिवर्तन पढ़ा था चैप्टर, याद आ रहा है? उत्परिवर्तन टॉपिक पढ़ा था आपने, याद कर, वंशागति और विविधता के सिद्धांत पढ़ा था ना, म्यूटेशन। अगर हल्का सा भी जीन में चेंज आ गया, वो जीन जो एंजाइम बना रहे हैं, ऐसे एंजाइम जो श्वसन में भाग ले रहे हैं, अगर वो जीन जो ऐसे एंजाइम बना रहे हैं जो श्वसन में भाग ले रहे हैं, अगर ऐसे जीनों में कोई दिक्कत आ गई, उत्परिवर्तन आ गया, तो एंजाइम नहीं बनेंगे, एंजाइम नहीं बनेंगे तो श्वसन नहीं होएगा, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब जरा सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है भाई मेरे ये जीन। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चले आगे। तो जीन अभिव्यक्ति का मीनिंग आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है। चले आगे। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं जीन के प्रकार। जीन के प्रकार, देखो बच्चों, जीन जो होता है उसके कई प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं जीन के। मैं आपको मात्र 2 जीन के प्रकार बताने वाला हूं, सिर्फ 2। हालांकि ये हमारे कोर्स से संबंधित नहीं है, मैं फिर बोल देता हूं, लेकिन ये बताऊंगा तभी आगे का टॉपिक जो है ना, ओपेरॉन, वो समझ में आएगा। ठीक है। अब जीन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है रचनात्मक जीन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और एक होता है गैर रचनात्मक जीन। गैर रचनात्मक जीन, ठीक है। इसको हम स्ट्रक्चरल ना बोलकर हम बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव। स्ट्रक्चरल बोल दिया मैंने, इसको हम बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव, कंस्टिट्यूटिव अंग्रेजी में, और इसको हम बोलते हैं नॉन कंस्टिट्यूटिव, नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। ठीक है। इसके और भी नाम हैं, जैसे इसको हम स्मार्ट जीन भी बोल देते हैं, इसको हम अंग्रेजी में लग्जरी जीन भी बोल देते हैं। ठीक है। इसका भी एक और नाम है अंग्रेजी में, इसको हम ध्यान से सुनिएगा, नॉन कंस्टिट्यूटिव, या इसको हम बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन। ठीक है। अब गौर से सुनिएगा ये क्या है। हिंदी में बोला सिंपल रचनात्मक, इंग्लिश में 2 नाम है, कंस्टिट्यूटिव या हाउसकीपिंग जीन। हिंदी में सिंपल सा बोला गैर रचनात्मक, और इंग्लिश में 3 नाम है, गैर रचनात्मक, नॉन कंस्टिट्यूटिव, 2 एक्स्ट्रा नाम है, स्मार्ट और लग्जरी जीन। अब साहब आप पूछेंगे सर ये क्या है, कौन से है ये जीन है क्या? देखिएगा, ध्यान से सुनना। आपको इतना तो समझ में आ गया कि जीन जो है भैया, जीन क्या बना रहा है? उत्पाद बना रहा है। ठीक है। उत्पाद क्या है सर? यहां पर प्रोटीन है, मान लेते वो प्रोटीन यहां पर एंजाइम है। क्या है वो प्रोटीन? यहां पर एंजाइम है। ठीक है सर। अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, आपके अंदर ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रही है? सोचिए, क्या आप जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रहे हैं? नहीं, कभी बैठ भी जाते हैं, कभी रुक भी जाते हैं, है ना। कोई ऐसी प्रक्रिया जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चल रही है। आप बोलेंगे सर दिल का धड़कना, मैंने कहा वेल डन। और श्वसन, जो अभी हमने देखा, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया जब हमने जन्म लिया तब से लेकर जब हमारी मृत्यु होगी तब तक चल रहा है, नहीं चल रहा है? हमारी कोशिकाओं में श्वसन चल रहा है, नहीं चल रहा? आप बोलेंगे यस सर चल रहा है।
है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस श्वसन में कहीं ना कहीं एंजाइम यूज में आ रहे हैं। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, हमारे अंदर एक ऐसी प्रक्रिया जो लगातार चल रही है, वो थी कौन? हमारा श्वसन। यही था, एक ऐसी प्रक्रिया जो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चल रही है, उसका नाम श्वसन। ठीक है सर, समझ में आ गया। श्वसन में जो एंजाइम है, क्या वो जिंदगी भर यूज में आएंगे? यस, आ रहे हैं, बार बार यूज में आ रहे हैं, लगातार यूज में आ रहे हैं। तो जरा सोचिए, ऐसे एंजाइमों का निर्माण कौन कर रहा है? सर, जीन कर रहे हैं। तो जरा सोच समझकर मुझे बताएं, ऐसे जीन जो लगातार क्या हो रहे हैं? अभिव्यक्त हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं, लगातार क्या हो रहे हैं? अभिव्यक्त हो रहे हैं, लगातार एक्सप्रेस हो रहे हैं, लगातार उत्पाद बना रहे हैं, लगातार ये एंजाइम बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन उत्पादों का, इन एंजाइमों का उपयोग लगातार हो रहा है, क्योंकि इनका उपयोग लगातार हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रियाएं जिनमें लगातार रेगुलरली उपयोग होएगा किसका? एंजाइमों का। तो ऐसे एंजाइम जिन जीन से बनाए जाएंगे, वो जीन भी तो लगातार अभिव्यक्त होंगे, रुकेंगे थोड़ी ना। जरा सोचिए, क्या वो जीन रुक सकते हैं जो एंजाइम बनाएंगे, जो श्वसन में काम में आएंगे? नहीं ना। वो जीन लगातार अभिव्यक्त होकर क्या बनाएंगे? एंजाइम, बार बार बनाएंगे एंजाइम। एंजाइम यूज में आते जाएंगे, किसमें? श्वसन में। तो ऐसे जीन जो लगातार अभिव्यक्त होते हैं, लगातार एंजाइम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम लगातार उपयोग में आएंगे। ऐसे जीन क्या कहलाते हैं मेरे भाई? रचनात्मक जीन कहलाते हैं, कंस्टिट्यूटिव जीन कहलाते हैं, हाउसकीपिंग जीन कहलाते हैं। बताएं, क्या इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी सिंपल सी, क्या कि वो जीन जो लगातार एक्सप्रेस होंगे। क्यों? क्योंकि उनसे जो उत्पाद बनेगा उसकी जरूरत लगातार है, उसका उपयोग जो होने वाला है वो लगातार होने वाला है। अब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो लगातार होती है? हमने बोला श्वसन। जब से जिंदा हुए हैं तो मरने तक श्वसन चल होंगे। क्यों? क्योंकि उनसे जो उत्पाद बनेगा उसकी जरूरत लगातार है, उसका उपयोग जो होने वाला है वो लगातार होने वाला है। अब ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो लगातार होती है? हमने बोला श्वसन। जब से जिंदा हुए हैं तो मरने तक श्वसन चल रहा है, तो उसमें उपयोग में आने वाले एंजाइम लगातार चाहिए। अब ये एंजाइम अगर लगातार चाहिए तो सीधी सी बात है, इनको बनाने वाले जीन लगातार क्या हो रहे हैं? अभिव्यक्त हो रहे हैं। ऐसे जीन को हमने बोला रचनात्मक। सिंपल सा था। अब जरा सोचिए, गैर रचनात्मक का मीनिंग क्या होगा? अब गैर रचनात्मक क्या होंगे? आप बोलेंगे सर वो जो लगातार अभिव्यक्त नहीं होंगे, तो कब अभिव्यक्त होंगे? आइए समझते हैं। देखिए गैर रचनात्मक जो होते हैं इनको हम स्मार्ट बोलते हैं, स्मार्ट बॉय। क्या बोलते हैं? स्मार्ट जीन। क्यों बोला स्मार्ट? क्यों बोला? देखिए, आपने बोला, एक सिंपल तरीके से मैं आपसे पूछता हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है, गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी चलाता जा रहा हूं, जब तक जरूरत है गाड़ी चलाई, ठीक है। जब आगे नहीं बढ़ना तो गाड़ी को क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। पेट्रोल क्यों फूकूं? समझ में आया? तो मैं क्या था? स्मार्ट था। और दूसरे तरीके से समझते हैं, मैं कार चला रहा हूं, ठीक है सर, कार चलाता जा रहा हूं, मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, मैं कार चलाते हुए जा रहा था, बीच में आ गई लाल बत्ती। अब जरा सोचिए, उस लाल बत्ती पर मैंने अपनी गाड़ी को बंद कर दिया। क्यों करा? क्योंकि जरूरत नहीं है, क्यों पेट्रोल फूकूं? तो जरा सोचिए, कौन स्मार्ट है? जो लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी बंद कर रहा है वो, ये जो लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी नहीं बंद कर रहा वो? जरा सोचिए, कौन स्मार्ट है? कौन पेट्रोल फालतू में फूक रहा है? वो ना, जो लगातार गाड़ी को ऑन रख रहा है ना। तो जरा सोचिए, स्मार्ट जीन कौन से होंगे? आइए समझते हैं। देखिए, गैर रचनात्मक जीन, यहां पर बताता हूं, गैर रचनात्मक जीन जो होते हैं, जिनको हमने नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन बोला, ये कौन से होते हैं? ध्यान से सुनना बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है उत्प्रेरक जीन, इंड्यूसिबल जीन, और दूसरे होते हैं संदमक जीन।
सप्रेसिबल या रिप्रेसिबल, कुछ भी बोल दीजिए, रिप्रेसिबल बोल देता हूं, रिप्रेसिबल जी। इनको हम सप्रेसिबल भी बोलते हैं, रिप्रेसिबल भी बोलते हैं, मीनिंग एक ही है। अब साहब ये दो प्रकार के जीन हैं। अब आप बोलेंगे क्या होते हैं ये? देखिए, मान लेते हैं कोई कार्य हो रहा था, कोई जीन जो था वो उत्पाद बना रहा था, उत्पाद बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उत्पाद की जरूरत है। ठीक है सर, यानी कोई जीन जो है वो ऑन कंडीशन में है कि ऑफ कंडीशन में? सर वो ऑन है, जीन ऑन है, लगातार क्या बना रहा है? उत्पाद। क्यों? क्योंकि उत्पाद की जरूरत है। ठीक है, चलो अब जब उत्पाद की जरूरत नहीं होगी, जब उत्पाद की जरूरत नहीं है, जीन ने अपना उत्पाद बना दिया, सफिशिएंट बना दिया, जितना चाहिए था बना दिया, अब जरूरत नहीं है, तो क्या मैं उस जीन को ऑन रखूंगा कि ऑफ कर दूंगा? सीधी सी बात है, अब मैं इस जीन को क्या कर दूंगा? ऑफ कर दूंगा। जब तक जरूरत थी तो ऑन था, जब जरूरत नहीं होगी तब मैं उस जीन को क्या कर दूंगा? ऑफ कर दूंगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना, कोई जीन ऑफ है, कोई जीन ऑफ है, बंद पड़ा है, काम नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उत्पाद की जरूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब उत्पाद की जरूरत होगी, जब उत्पाद की जरूरत होगी, किसी प्रोटीन की, किसी एंजाइम की जरूरत होगी, तब मुझे इस जीन को क्या करना पड़ेगा? सर इस जीन को अब आपको ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना वो जीन जो सामान्य तौर पर कैसे होते हैं? ऑफ होते हैं, क्योंकि उन जीन की जब जरूरत नहीं होती तो कैसे होते हैं? ऑफ होते हैं। लेकिन जब जरूरत होती है तो हम उनको उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? उनको उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं, उनसे कहते हैं कि भैया चालू हो जाओ। क्यों? क्योंकि उत्पाद चाहिए। तो ऐसे जीन क्या कहलाएंगे? उत्प्रेरक जीन कहलाएंगे, जो ऑफ रहते हैं। क्या बोला? जो ऑफ रहते हैं, काम नहीं करते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो किसी ना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसी ना किसी इंड्यूसर की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं? ऑन हो जाते हैं। ठीक है, अब वो जीन जो लगातार काम करते रहते हैं, लगातार क्या करते रहते हैं? काम करते रहते हैं, जब जरूरत नहीं होती तब हमें इन्हें क्या करना पड़ता है? संदमित करना पड़ता है। यानी संदमक का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज को बंद करना। तो उन्हें हमें क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उत्पाद की जरूरत नहीं है। अब इसको एक और तरीके से सुनो, देखो, मैं सो रहा था, कोई कार्य नहीं कर रहा था। क्या बोला? मैं सो रहा था, मैं जीन हूं, मान लो मैं जीन हूं, मैं सो रहा था, कोई कार्य नहीं कर रहा था, यानी ऑफ परिस्थिति में सो रहा हूं, कोई कार्य नहीं कर रहा। अब सुबह सुबह मेरी मदर आई, मम्मी आई, उन्होंने पर्दा हटाया, सूर्य का प्रकाश मुझ पर पड़ा और मैं उठ गया। और जब मैं उठ गया तो मैं कार्य करने लग गया। तो जरा सोचिए, मैं ऑन कब हुआ? अपने आप हुआ? नहीं, किसी की सहायता से हुआ। किसकी सहायता से हुआ? अपनी मदर की सहायता से हुआ। तो मैं जब सो रहा था, यानी कोई कार्य नहीं कर रहा था, तो मैं एक ऐसा जीन था जो ऑफ परिस्थिति में था, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी उत्पाद की तो मुझे ऑन किया जाएगा। किसकी उपस्थिति में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ऐसा जीन क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक जीन। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब इधर की बात करते हैं। अब देखिए, मैं पूरे दिन लगातार काम कर रहा था, पढ़ा रहा था, पूरे दिन लगातार काम कर रहा था, पढ़ा रहा था, यानी मैं ऑन था। ठीक है, अब मैं घर पहुंचा, घर पहुंचकर मैं क्या किया? घर पहुंचकर मैं थक गया। अब थक गया तो अब मैं क्या करूंगा? सोऊंगा। अब सोऊंगा तो सीधी सी बात है, मैं कौन सी परिस्थिति में चला जाऊंगा? ऑफ परिस्थिति में। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसे जीन जो लगातार काम करते हैं, जब जरूरत नहीं है उत्पाद की तो उन्हें क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है। समझ में आया? तो इस प्रकार दो प्रकार के क्या मिलते हैं बेटा जी? आपके गैर रचनात्मक जीन मिलते हैं। अब इसका उदाहरण क्या है? आप यही पूछेंगे ना, सर इसका उदाहरण क्या है? सर इसका उदाहरण तो समझ में आ गया था, कंस्टिट्यूटिव जीन का, यानी रचनात्मक जीन का। वो जीन जो
श्वसन प्रक्रिया में जो एंजाइम बनाते हैं जीन, वो जीन जो ऐसे एंजाइम बनाएंगे जो हमारी श्वसन प्रक्रिया में काम में आने वाले हैं। ऐसे जीन जो क्या बनाएंगे, वो एंजाइम जो श्वसन प्रक्रिया में काम में आने वाले, वो क्या कहलाएंगे, हमारे रचनात्मक। क्यों? लगातार अभिव्यक्त होंगे, लगातार एंजाइम बनाएंगे, वो एंजाइम जिनका उपयोग लगातार है ना। तो इसका उदाहरण तो समझ में आ गया कि इस जीन का उदाहरण बताओ, तो सीधा बोलूंगा श्वसनीय जीन, यानी वो जीन जो श्वसन से संबंधित एंजाइम बनाएंगे क्या कहलाएंगे, श्वसनीय जीन। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर इनका उदाहरण, ये जो आपने गैर रचनात्मक जीन है जिनको स्मार्ट बोला है, क्यों बोला है स्मार्ट? जब जरूरत होएगी तो ऑन कर दिया जाएगा, जब जरूरत नहीं है तो ऑफ कर दिया, है ना स्मार्ट। लगातार थोड़ी ना काम कर रहे हैं। स्मार्टनेस है या नहीं है? बिल्कुल है। जब नहीं है जरूरत तो बंद कर दो, जब जरूरत है तो चालू कर दो, है ना। तो ये दो प्रकार के आपके क्या होते हैं, गैर रचनात्मक। अब आप पूछेंगे सर इसका उदाहरण, तो बेटा जी उत्प्रेरक जीन का उदाहरण होता है, याद रखना, लैक प्रचालक, जिसे हम लैक ओपेरान बोलते हैं। अब आप पूछेंगे क्या है ये? तसल्ली भाई, तसल्ली आएगा, सब कुछ आएगा। लैक प्रचालक या लैक ओपेरान एक ही चीज है। किसका उदाहरण है? उत्प्रेरक जीन का। जबकि संदमक जीन का उदाहरण जो होता है उसे हम बोलते हैं ट्रिप्टोफेन प्रचालक या ट्रिप्टोफेन ओपेरान। सर ये तो समझ में आ गया, ये दोनों जीन का मीनिंग तो समझ में आ गया। जरूरत नहीं है बंद कर दो, जरूरत है चालू कर दो। इनके ये जो उदाहरण आपने लिखे हैं ये समझ में नहीं आ रहे हैं। सर ये ट्रिप्टोफेन क्या होता है? सर ये लैक क्या है? सर ये प्रचालक ओपेरान क्या है? ये है क्या, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ओपेरान मॉडल, जिसको हम ओपेरॉन या प्रचालक, जिसको हम प्रचालक प्रारूप भी बोलते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें समझाऊंगा। अगर हम यही चीज बुक में पढ़ेंगे तो चीरती हुई चली जाएगी, समझ में नहीं आएगी। तो एक एक कंसेप्ट को बारीकी से समझना, क्योंकि चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में, इसलिए थोड़ा सा लंबा चल रहा है। और ये मान के चल लीजिएगा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट की दृष्टि से भी और बोर्ड की दृष्टि से। तो एक एक कंसेप्ट हमारा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो हम पढ़ने वाले हैं ओपेरॉन मॉडल या प्रचालक प्रारूप। ओपेरॉन को ध्यान से सुनना, ओपेरान को हम हिंदी में बोलते हैं प्रचालक, याद रखना। ओपेरान को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रचालक बोलते हैं। अब क्या है ये, किसने दिया, आइए समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बिंदु, 1963 में दो वैज्ञानिक, एक है फ्रांसिस जैकब और एक है मोनार्ड। सिंपल याद ना रहे तो सिंपल जैकब, फ्रांसिस भी हटा देता हूं, कौन सिंपल? जैकब और मोनार्ड। ठीक है। इन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, 1963 में इन्होंने कार्य किया किस पर? ध्यान से सुनिएगा, ये कार्य कर रहे थे, ये कार्य कर रहे थे बेटा जी किस पर? एक जीवाणु पर। वो जीवाणु जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका नाम है ई कोलाई, जिसको हम बोलते हैं इशरिचिया कोली। ठीक है। इस
जीवाणु पर कार्य कर रहे थे ये दोनों। कहां पर कार्य कर रहे थे ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरिस, लंदन में है ना, वहां पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पाश्चर इंस्टीट्यूट। पाश्चर इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कहां पर है मेरे भाई, पेरिस में। ठीक है, यहां पर इस रिसर्च सेंटर में ये दोनों वैज्ञानिक एक जीवाणु पर कार्य कर रहे थे। कार्य करने के बाद में उन्होंने मिलकर एक मॉडल प्रस्तुत किया, एक प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसका नाम उन्होंने दिया क्या, ओपेरॉन मॉडल या प्रचालक प्रारूप। पहले तो बताइए, सिंपल सी हिस्ट्री समझ में आ गई आपको कि क्या है ओपेरॉन मॉडल। ये नहीं बताया मैंने ओपेरॉन क्या है, अभी सिर्फ ये बताया कि ओपेरॉन मॉडल किसने दिया। तो दो वैज्ञानिक जैकब और मोनार्ड ने दिया। किस पर कार्य कर रहे थे, जीवाणु पर। किस पे, ई कोलाई जीवाणु है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये। ठीक है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका पर कार्य कर रहे थे कौन, ये दोनों। कहां पर है, पेरिस में। कौन से इंस्टीट्यूट में, पाश्चर इंस्टीट्यूट जो पेरिस में है, वहां पर कार्य कर रहे थे। और अपनी रिसर्च खत्म होने के बाद में उन्होंने ये मॉडल दिया 1963 में। ठीक है सर, ये तो हिस्ट्री तो समझ में आ गई, इतिहास तो समझ में आ गया इस मॉडल का, लेकिन इस मॉडल में ये ओपेरॉन ये प्रचालक है क्या। आइए ध्यान से सुनते हैं। ओपेरॉन या प्रचालक क्या है। देखिए बेटा, डीएनए जो होता है, कौन होता है, डीएनए। इस डीएनए का एक खंड, इतना सा भाग, इस डीएनए का एक खंड है, एक भाग है, जिसको हम बोल रहे हैं ओपेरॉन। इतने से इतने भाग को हमने बोला क्या, ओपेरॉन। यानी इतना तो आपको समझ में आया कि ओपेरॉन क्या होता है, प्रचालक क्या होता है, डीएनए का एक खंड है, एक भाग है। अब आप बोलेंगे इस भाग में क्या मिलते हैं, 4 प्रकार के जीन मिलते हैं। यानी ओपेरॉन जो है वो डीएनए का खंड है जो 4 प्रकार के जीन से बना होता है। कितने प्रकार के जीन से, 4। अब मैं उनको नाम दे रहा हूं, जरा देखिएगा। RPOS 4 प्रकार के जीन हैं जो मिलकर इसका निर्माण करते हैं ओपेरॉन। अरे सर समझ में आ गया, ओपेरॉन जो है, प्रचालक जो है, ये 4 जीन से मिलकर बना हुआ है। कौन, प्रचालक या ओपेरॉन। इतना तो समझ में आ गया। अब सर ये क्या है RPOS, बताता हूं। देखिए सबसे पहले हमारी बुक में R को ना आई से भी बताया गया, आई, स्मॉल आई से भी बताया गया है। अब क्या है R, आइए देखिए। सबसे पहले इसका नाम देखते हैं। R जो होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेगुलेटर। रेगुलेटर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं नियामक। क्या बोलते हैं, नियामक। ये इसको एक और देखो, R तो समझ में आ गया। I क्या होता है, इनहिबिटर, संदमक भी बोलते हैं। यानी इन दोनों में से कुछ भी चीज बोल दीजिए। R मतलब रेगुलेटर, I मतलब इनहिबिटर। रेगुलेटर मतलब नियामक, इनहिबिटर मतलब संदमक। ठीक है, कार्य क्या करेगा वो भी बताऊंगा, अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं। नेक्स्ट इज P। P है प्रमोटर। P कौन है, प्रमोटर। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, सिर्फ नाम बता रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद है O। O कौन है बेटा, यहां पर O है ऑपरेटर। ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं प्रचालक। क्या बोलते हैं, प्रचालक।
ठीक है। अच्छा सॉरी, ओपेरॉन जो होता है इसको प्रचालेक कहते हैं। मैं इतनी देर से प्रचालक कर रहा था। ओपेरॉन जो होता है उसे हम प्रचालेक कहते हैं। प्रचालेक, यहां पर भी प्रचालेक, लेकिन यहां पर ऑपरेटर जो है उसको हम बोलते हैं प्रचालक। माफी, गलती हो गई, मैंने यहां पर ओपेरान को प्रचालक कह दिया था। नहीं, प्रचालक नहीं, प्रचालेक। कौन? ओपेरॉन यानी प्रचालेक, ओपेरॉन यानी प्रचालेक। ठीक है। प्रचालेक कौन है? ओपेरॉन। ओपेरॉन 4 प्रकार के जीन से बना होता है, जिसमें से एक जीन है प्रचालक, यानी प्रचालेक के 4 जीन में से एक जीन का नाम है प्रचालक। ठीक है, ये है प्रचालेक। 4 जीन मिलकर क्या बनाते हैं? प्रचालेक, ओपेरॉन, जिसका एक जीन होता है प्रचालक। ठीक है। आखिरी जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एस। अब इस एस को मैं यहां पर लिख देता हूं मेरे भाई, यहां पर। ठीक है, नीचे जगह नहीं है, वहां पर लिख रहा हूं। एस को हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक जीन। ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरे भाई 4 प्रकार के जीन, रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन, नियामक जीन या संदमक जीन, उत्प्रेरक जीन, प्रचालक जीन और संरचनात्मक जीन, ये आपके 4 जीन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ओपेरॉन का या प्रचालेक का। प्रचालक का नहीं, प्रचालेक का। तो इतनी सी चीज इन्होंने बता दी है। अब हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, वो पढ़ेंगे क्या? लैक ओपेरॉन, यानी लैक प्रचालेक, ये टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन ये टॉपिक पढ़ने से पहले बस एक जाते जाते एक छोटी सी चीज याद रखना। देखिए, ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, लेकिन ये जीन जो होता है ना संरचनात्मक, ये कई जीन से मिलकर बना होता है। या तो ये भी एक होगा या एक से ज्यादा जीन से बना होगा। याद रखना, संरचनात्मक जीन एक से ज्यादा जीन से मिलकर बना हो सकता है। ये चीज आप देखेंगे किसमें? लैक ओपेरॉन में। अभी के लिए सिर्फ इतना क्या कि 4 प्रकार के जीन, जिसमें से एक ये नियामक, एक ये उत्प्रेरक, एक ये प्रचालक और एक भी हो सकता है संरचनात्मक, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। जरूर याद रखना, क्योंकि जब हम लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि 3 संरचनात्मक जीन होते हैं किसमें? लैक ओपेरॉन में। अब ये लैक ओपेरॉन क्या होता है, इसको प्रभु हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। अभी के लिए मुझे बस इतनी सी बात बताएं, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं यहां पर, जो आज सारी चीजें बताई हैं, जीन अभिव्यक्ति का मीनिंग बताया, बीडल टैटम के बारे में बताया, किस प्रकार किया, क्या बताया, एक जीन एक एंजाइम, है ना। फिर मैंने आपको ओपेरॉन या मैंने आपको जीन बताया, जीन के प्रकार बताया, रचनात्मक, गैर रचनात्मक। गैर रचनात्मक के 2 प्रकार बताए, उत्प्रेरक और संदमक। फिर उत्प्रेरक का उदाहरण है लैक ओपेरॉन और संदमक का है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ये ओपेरॉन क्या है ये बताया कि ओपेरॉन डीएनए का एक खंड है जो 4 प्रकार के जीन से बना हुआ है, जिसमें से 3 तो एक जीन होते हैं और चौथा जो संरचनात्मक है, या तो वो अकेला होगा या कई जीन से मिलकर बना होता है। कौन? संरचनात्मक। इतनी सी बात बताई है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लैक ओपेरॉन पढ़ेंगे, लेकिन अभी समय हुआ है आपके क्विज का। तो बाबू, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? जीन जब अभिव्यक्त होता है तो किसका निर्माण करता है? डीएनए, आरएनए, पॉलीपेप्टाइड या कुछ भी नहीं? जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत सिंपल। डीएनए जब अभिव्यक्त होता है तो किसका निर्माण करता है? या जीन जब अभिव्यक्त होता है तो किसका निर्माण करता है? डीएनए का करता है, आरएनए का करता है, पॉलीपेप्टाइड का करता है या कुछ नहीं? चलिए दूसरा प्रश्न, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी? जैकब मोनार्ड, बीडल टैटम, वॉटसन क्रिक, बेंडन बोवेरी, किसने दी थी? जल्दी से बताइएगा। चलिए जी,
समय हुआ समाप्त। आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं बेटा। जीन अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? आप अच्छे तरीके जानते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन किससे बना होता है? पॉलीपेप्टाइड। सिंपल। प्रोटीन का निर्माण होता है, किससे बना होता है? पॉलीपेप्टाइड। सी आंसर। दूसरा, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी बेटा? आपके बीडल और टेटम ने। किस पर कार्य किया था? न्यूरोस्पोरा, एक कवक है उस पर। खत्म, इतना सा था। तो ये था आपका सिंपल सा क्विज। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे लैक प्रचालेक की, यानी लैक ओपेरॉन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।